खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी दिखती है और खबरों को समझने के लिए जरूरी है उसका नजरिया समझना। नमस्कार, खबरों का नजरिया लिए हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा न्यूज इनसाइट लेकर। आज पहले बात डोकलाम विवाद की। फिर से डोकलाम विवाद पर चीन अपनी नापाक हरकतें शुरू कर चुका है, क्योंकि चीन को यह लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ रिश्ते इसी तरह रखे जाएं तो चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे पूछा जाएगा। उसके बाद बात करेंगे फ्रांस के बदले सुर की। वो ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से अलग होने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्रांस के ये सुर अचानक से बदले हैं, वो भी अमेरिका के खिलाफ। फिर बात करेंगे डीजीसीए के बदले हुए नियम की। अब फ्लाइट में फाइट करने पर डीजीसीए कैसे कर देगा आपको टाइट, यानी यात्रियों के बीच जो भी चीजें होंगी वो सारी अब डीजीसीए के नियमों के अधीन होंगी। ये तमाम चीजें जानेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से, जिसे आपको अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। सचिन पायलट को लेकर राहुल और खड़गे के बीच कल देर रात हुई बैठक। आज दक्षिण से आने वाले एक प्रमुख महासचिव ने पायलट के निलंबन की कार्रवाई को रुकवा दिया। कल राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिल्ली तलब कर लिया गया है और संभवतः सचिन पायलट को भी दिल्ली बुलाया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में फुल एक्शन में पुलिस। अतीक से 5W और 1H कोड के तहत होगी पूछताछ। अतीक की बहन आयशा करेगी सरेंडर। तो अब शुरू करते हैं अपने खबरों के और विश्लेषण की। भारत चीन सीमा पर एक बार फिर से तनाव के हालात बन रहे हैं। डोकलाम के पास चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा है, जिसको लेकर भारतीय सेना ने भी जवाब देने की तैयारी कर ली है। भूटान की अमोचू घाटी के पास चीन ने अपनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के लिए बंकर बना लिए हैं और कम्युनिकेशन टावर लगाए हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है। अमोचू रणनीतिक रूप से काफी अहम है, जो डोकलाम के पास है। यहां से चीनी सेना के लिए भारत का सिलीगुड़ी गलियारा सीधी रेखा में है और यह भारत चीन भूटान के ट्राई जंक्शन डोकलाम से कुछ ही दूरी पर है। चीन सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो युग चला गया जब कोई भी हमारी भूमि का अतिक्रमण कर सकता था, लेकिन अब सुई की नोक के बराबर भी भूमि लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। आप सुने गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा, फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। तो ये आपने सुना गृहमंत्री अमित शाह की पूरी तरीके से जुबानी, जो उन्होंने चीन को उसकी सीमा पर जाकर ललकारा है। ये भारत का जिगर है और चीन ये जानता है कि अब वो भारत पुराना भारत नहीं है जिसे किसी भी मसले में चैलेंज किया जा सके। अगर चीन इस तरह की हरकत करेगा तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। खैर, जो ताजा तस्वीरें सामने आई है उसके मुताबिक चीन अपने सैनिकों के लिए हाल ही के महीनों में करीब 1000 स्थायी सैन्य झोपड़ियों के साथ साथ अस्थायी सेट बना रहा है। इसी जगह बीजिंग के रेड कंस्ट्रक्शन को लेकर 2017 में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध हुआ था, जिसके बाद चीनी सेना दुम दबाकर भागी थी। चीन को कड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, ताकि चीन अपनी हद में रहे। डोकलाम में कई दशकों से भारतीय सेनाएं तैनात हैं। यह जगह भारत के लिए बहुत अहम रणनीतिक स्थल है।
6 साल पहले डोकलाम इलाके में ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ था। भूटान अब तक डोकलाम को भारत और भूटान के बीच अहम जगह मानता था। इसे दोनों पक्षों से जोड़कर देखता था और चीन के इस पर अधिकार को वो नहीं मानता था। लेकिन एक बार फिर डोकलाम को लेकर विवाद गर्मा गया है। वजह है भूटान के प्रधानमंत्री लोते थेरिंग की ताजा टिप्पणी, जिसमें उन्होंने डोकलाम इलाके को 3 देशों के बीच का विवाद ही नहीं कहा, बल्कि चीन को भी इसका अहम पक्ष मान लिया है। चीन डोकलाम में तीसरा पक्ष बनने के लिए भूटान को लंबे समय से मनाने में लगा हुआ था। 6 साल पहले भारत और भूटान सीमा को लेकर चीन ने नया दांव खेला। चीन ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के कई इलाकों को अपना बता दिया। चीन ने इस नक्शे में दावा किया था कि भारतीय सेना डोकलाम के पास उसकी सीमा पर तैनात है। इसी के बाद चीन ने इस इलाके में सड़कें बनवानी शुरू कर दी थी। इसी को लेकर सैन्य गतिरोध हुआ था। डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच महीनों तक विवाद चला। डोकलाम के पठार में ही चीन, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं, जिसे ट्राई जैक्सन कहते हैं। चीन यहां जिस इलाके में सड़क निर्माण कर रहा है, उस इलाके में भूटान और चीन अपना अपना दावा करते हैं। भूटान कई बार चीन से कंस्ट्रक्शन रोकने की मांग भी कर चुका है। भारत ने भी इस विवाद में भूटान का साथ दिया। इधर चीन इसे ब्रिटिश दौर में हुई ट्रीटी का हवाला देकर अपना इलाका बताता रहा है। डोकलाम के मुद्दे पर भारत हमेशा से भूटान के साथ रहा, क्योंकि भारत और भूटान के बीच एक मजबूत राजनयिक संबंध है। दोनों ही देश कई मुद्दों पर चीन का विरोध करते रहते हैं। भूटान का चीन के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। भूटान अपने क्षेत्र में चीन की घुसपैठ का हमेशा विरोध करता रहा है। इस घुसपैठ के खिलाफ भूटान पहले 1949 की ट्रीटी और 2007 की फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत भारत से मदद मांगता रहता है। भारत भूटान के बीच ट्रीटी में क्या था वो भी हम आपको बताते हैं और उसका विश्लेषण भी करते हैं कि आखिर ये विवाद क्यों है। भारत और भूटान ने अगस्त 1949 में एक ट्रीटी साइन की। ये संधि दोनों देशों के बीच शांति और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने के लिए की गई थी। जो अमूमन संधियां होती हैं, वैसी ही ये भी संधि है। इसके तहत भूटान ने इस बात पर रजामंदी जताई कि भूटान अपनी व्यापक संप्रभुता के साथ भारत से फॉरेन पॉलिसी को लेकर मदद ले सकता है। हालांकि इस ट्रीटी के तहत उसे हथियार आयात करने के लिए भारत से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। इसके अलावा 2007 में भारत और भूटान के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, जिसमें भूटान को अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करने के लिए थोड़ी और आजादी दे दी गई। इसी ट्रीटी ने दोनों देशों को अपने राष्ट्रीय हितों के संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने और उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए तैयार किया। इसके तहत दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा और बाकी हितों को ध्यान में रखते हुए नुकसानदेह गतिविधियों के अपने अपने इलाकों में इस्तेमाल की परमिशन नहीं देते हैं। और यही वजह है कि भारत और भूटान के बीच जो संबंध है वो प्रगाढ़ रहे, क्योंकि न तो भूटान और न भारत एक दूसरे के खिलाफ कोई गतिविधि को परमिशन देता है। चीन को नाराजगी इसी बात से है कि वो भूटान का इस्तेमाल करना चाहता था। चीन अपनी विस्तारवादी सोच से हमेशा अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता रहता है। भारत के साथ तो चीन का सीमा विवाद कई जगह पर है। भारत की सीमा चीन से 3,488 किलोमीटर तक लगती है, जिसमें 13,046 किलोमीटर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। 545 किलोमीटर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है। 1597 किलोमीटर तक लद्दाख से चीन की सीमा मिलती है। 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान के पीओके की 5,180 किलोमीटर की जमीन चीन को पाकिस्तान ने सौंप दी और शायद इसी वजह से पाकिस्तान के लिए चीन इतना मददगार रहता है। चीन के साथ भारत की बहुत लंबी सीमा मिलती है, इसलिए चीन हमेशा इस पर विवाद चाहता है और करता भी रहता है। अब डोकलाम में फिर से विवाद के लिए वो अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। डोकलाम भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण जगह है। ये नाथुला दर्रे से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करती है।
चीन जहां सड़क बना रहा है उसी इलाके में 20 किलोमीटर का हिस्सा सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। डोकलाम भारत के सिक्किम से चीन के लिए एक पास की तरह है। भारत में इस इलाके को डोकलाम और चीन में डोंगलांग कहते हैं। डोकलाम चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है जिस पर भारत का सीधे कोई दावा नहीं है, बल्कि भारत इस विवाद के साथ में भूटान का साथ हमेशा देता रहा है। तो ये जो विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी, ये डोकलाम पर फिर से चीन और उसके सैनिकों की गतिविधियों को लेकर है। भारत की सेना हमेशा से तैयार है और किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है, क्योंकि पहले भी जब भी डोकलाम पर चीन ने अपनी हरकतें की, भारत की सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। चाहे अरुणाचल के किसी भी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की गतिविधि होती है, हमारे सैनिक मुस्तैद हैं और करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत अब 2023 का भारत है। अब दूसरी बड़ी खबर जो फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से उनके स्टेटमेंट के बाद दुनिया में एक तरीके से नई रणनीतिक और कूटनीतिक बहस शुरू कर देती है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के स्टेटमेंट पर लौटते हैं कि उन्होंने क्या कहा और बताते हैं कि इसके असली मायने क्या हैं, क्यों चीन को फ्रांस बढ़ावा दे रहा है और यूएस को वो आंखें दिखा रहा है। फ्रांस 1960 के दशक में अल्जीरिया क्राइसिस की वजह से परेशानी में पड़ा था। तब चार्ल्स डे गॉल, जिन्हें फ्रांस का नायक माना जाता था, वो आगे आए और फ्रांस को न सिर्फ इस परेशानी से उबारा, बल्कि अब तक की चल रही फ्रांस की 5वीं रिपब्लिक व्यवस्था की स्थापना की। इस विषय में मैक्रो की टिप्पणी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 1964 के दौर की याद दिला देती है ये टिप्पणी, जिसकी वजह से वैश्विक व्यवस्था में बेहद अहम बदलाव आया है और विश्व की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको भी बदलने की दिशा में ये एक निर्णायक बयान माना जाता है। आज चीन एक बड़ी ताकत है, लेकिन साल 1964 तक चीन अलग थलग पड़ा था। वो सैन्य ताकत तो था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी कोई अहमियत नहीं थी। तब तक चियांग काई शेक की अगुवाई में रिपब्लिक ऑफ चाइना का ताइवान ही असली चीन का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन चार्ल्स डे गॉल ने तब अमेरिका को झटका देते हुए चीन के साथ संबंधों को जोड़ने की पहल की। वो वक्त शीत युद्ध का था, यानी कोल्ड वॉर का एरा था। ऐसे में फ्रांस के तत्कालीन मुखिया चार्ल्स डे गॉल ने कहा था कि सोवियत रूस को चुनौती देने वाली ताकतों को अब एकजुट होना चाहिए। इसमें उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्ट चीन को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्रांस और यूरोप को अब अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट अभी इमैनुअल मैक्रो ने दिया है। उस समय असली चीन होने का भ्रम पाले ताइवान कम्युनिस्टों के खिलाफ जंग लड़ रहा था, दुनिया से संबंध बनाए हुए भी था, लेकिन हकीकत में वो पिछड़ रहा था। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ के बावजूद फ्रांस के मुखिया चार्ल्स डे गॉल की टिप्पणी के बाद ताइवान ने फ्रांस के साथ अपने राजनयिक संबंधों को खत्म कर दिया था और यहीं से कम्युनिस्ट चीन को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब फिर से 60 के दशक जैसा माहौल बन रहा है। फ्रांस को लग रहा है कि वो अब यूरोप का नेतृत्व कर सकता है। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा उसको भी हम जानेंगे, क्योंकि भारत इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है और दुनिया में अब भारत की कृति बहुत ज्यादा है। भारत की तरफ विकासशील देश बहुत उम्मीद से देखते हैं और खास तौर पर तब जब उन्हें लगता है कि उनके हितों की अनदेखी हो रही है तो भारत के तरफ आते हैं। अभी हाल में आपने देखा यूक्रेन की मंत्री आई थी, उन्होंने उस मामले में भारत से दखल देने की मांग भी की। भारत हमेशा से बहुध्रुवीय दुनिया का पैरोकार रहा है, लेकिन वो सोवियत संघ के साथ ही रूस का भी पारंपरिक सहयोगी रहा है। चीन उसे हमेशा चुनौती देता रहा है। सीमा विवाद भी चीन के साथ है। सैन्य क्षमता में भी अब चीन को ध्यान में रखकर भारत अपनी गतिविधि, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। पश्चिमी देश अब साथ भी आ रहे हैं भारत के। रूस धीरे धीरे ही सही कमजोर होता जा रहा है। वो स्थिति नहीं है जो यूएसएसआर वाली थी। चीन अब उस स्थिति में आ चुका है कि वो रूस पर दबाव डालकर भारत को हो रही हथियारों की आपूर्ति पर भी असर डाल दे। और यही वजह है
कि यूक्रेन के खिलाफ चीन रूस के साथ खड़ा हो रहा है। फ्रांस की शह पर चीन अगर ताइवान को टारगेट करता है तो अमेरिका न चाहते हुए भी फिर से एशिया प्रशांत इलाके में उलझ जाएगा, और अगर वो बचता है तो चीन ताइवान को हड़प लेगा। ऐसे में भारत पर चीन का दबाव बढ़ जाएगा। वहीं भारत के लिए तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाना उसकी मजबूरी है, लेकिन बदलते परिदृश्य में यह जरूरत भी है, और भारत उन क्षमताओं का उपयोग लगातार करता जा रहा है। जो विश्व की शक्तियां हैं वो भारत की तरफ देख रही हैं कि भारत किस तरह से सामरिक तौर पर एक के बाद एक मजबूती की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन बदलती वैश्विक परिस्थितियों में वो खुद को कितना प्रासंगिक रख पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या जिस तरह से हालात 60 के दशक के बाद थे वो फिर से बन रहे हैं? वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नए गठजोड़ की तरफ जा रहे हैं और युद्ध की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं दिखाई दे रही है? अचानक फ्रांस के सुर क्यों बदल रहे हैं? ये जानने वाली बात है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। इसके बावजूद युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरे फ्रंट पर चीन ताइवान पर भी ऐसे हालात बन रहे हैं कि कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। लिहाजा हर देश इस पर नजर बनाए हुए है। ताइवान को अमेरिका का साथ मिलता रहा और मिल भी रहा है, जिसकी वजह से चीन को हमला करने से पहले सोचना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं रहता है, और वो घटना जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की 5 से 7 अप्रैल के बीच चीन यात्रा की थी। और चीन में जो वहां उन्होंने कहा, जिस वजह से ताइवान को लेकर एक नई तरीके का विवाद शुरू हुआ, और उन्होंने जो अमेरिका को लेकर टिप्पणी की, वहां वो सारी बातें सामने आती हैं कि किस तरह फ्रांस अब अपने आप को यूरोप की एक शक्ति बनाने पर तुला हुआ है। हालांकि कई अच्छे तरीके से चीन में उनका स्वागत हुआ और कई समझौते भी शी जिनपिंग के साथ इमैनुअल मैक्रों की हुई। अब इस बीच चीन से लौटने के बाद जाहिर सी बात है उनके सुर बदलते, और वो बदल भी गए। उन्होंने कहा कि फ्रांस अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ताइवान मुद्दे पर यूरोप को अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, यानी पूरे यूरोप की बात वो कर रहा है। ये बात इमैनुअल मैक्रों ने ताइवान चीन के तनाव के बीच कही है, जिसके मायने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े हैं। पहले आपको फ्रांसीसी राष्ट्रपति के उस स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ था। मैक्रों का कहना है कि यूरोपीय संघ को ताइवान के मुद्दे पर चीन का पक्ष समझना होगा। यूरोप की एकता यूरोप की चिंता का विषय है। चीन भी अपनी एकता के लिए चिंतित है और ताइवान उसकी इस एकता के दृष्टिकोण का हिस्सा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने दूसरी बात में कहा कि इतिहास तेजी से बदल रहा है और यूरोप को भी समान रूप से अपनी वॉर इकोनॉमी पर जोर देना होगा। अभी यूरोप ने अपनी सारी रक्षा जरूरतें पूरी नहीं की हैं। इस मुद्दे पर यूरोप एशिया और अफ्रीका पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूरोप को खेमेबंदी में उलझकर अमेरिका या फिर चीन का पक्ष नहीं लेना। किसी एक खेमे का हिस्सा बनने के बजाय दुनिया के सामने एक तीसरा यूरोपियन यूनियन खेमा खड़ा करना होगा। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि 5 साल पहले रणनीतिक स्वायत्तता एक सपना था, अब इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। जो समस्याएं हमारी नहीं हैं उसमें फंसकर यूरोप एक बड़ा जोखिम मोल ले रहा है। यही चीज यूरोप को इसकी रणनीतिक स्वायत्तता अपनाने से रोक रही है। अब न्यूज इनसाइट की तीसरी बड़ी खबर, और यह खबर है हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान यात्रियों की अभद्रता और उस पर बने डीजीसीए के नए नियमों की। डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय, डीजीसीए ने अशिष्ट यात्रियों से निपटने के लिए सभी एयरलाइंस को फिर से एडवाइजरी जारी की है। उसने इस तरह के मामलों से निपटने के लिए मौजूदा नियमों को दोहराते हुए सतर्क किया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि विमान में यात्रियों से दुर्व्यवहार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, वो भी एक यात्री कभी दूसरे यात्री के साथ या विमान परिचारिका के साथ। ऐसी घटनाओं को देखते हुए डीजीसीए ने यह एडवाइजरी जारी की है। डीजीसीए ने क्या कहा है वो भी आप जानें। अशिष्ट यात्रियों से निपटने के लिए CAR यानी सिविल एविएशन रेगुलेशन के तहत
कई प्रावधान हैं और इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाया गया है। इसके अलावा पायलट, चालक दल के सदस्यों और इन फ्लाइट सेवा के निदेशक की जिम्मेदारियां भी CAR में दी गई हैं। विमान में इन दिनों धूम्रपान करने और शराब पीने के कारण अमर्यादित व्यवहार करने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों में संबंधित पद पर बैठे लोग, पायलट और चालक दल के सदस्य उचित कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं और आपने देखा कोर्ट का भी इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। DGCA ने सभी एयरलाइंस से अपने पायलट, चालक दल के सदस्यों और संबंधित पदों पर बैठे लोगों की उचित तरीके से अशिष्ट यात्रियों से निपटने के बारे में जानकारी देने को कहा है कि ये जानकारी सार्वजनिक की जाए ताकि यात्रियों को पता कि उनके क्या नियम हैं और उन्हें किस हद तक रहना है। अब यह जानना जरूरी है कि ये नियम क्यों बनाने पड़े। एक यात्री ने एयर इंडिया के दिल्ली लंदन उड़ान के केबिन क्रू सदस्यों को शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश की। हवा में हंगामा करने वाले सभी यात्री ने विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश करने वालों को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जब चालक दल के 2 सदस्यों ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उनसे मारपीट की। बाद में आरोपी पैसेंजर को विमानदल ने उतार दिया। फिर पुलिस की टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। लगातार होते ऐसे मामलों को लेकर DGCA को ऐसे नियम बनाने पड़े हैं। ये मामला 2 ही दिन पहले का है। इससे पहले भी पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में ऐसी ही एक घटना घटी थी। तब शंकर मिश्रा नाम के शख्स ने नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। यह घटना लगभग 1 महीने के बाद उस आरोपी को उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और वो मामला अदालत में चला गया और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया था। अब ये जानते हैं कि किसकी शिकायत पर एक्शन हो सकता है। विमान के केबिन सुपरवाइजर ने अगर शिकायत की तो आपके ऊपर मामला दर्ज हो जाएगा। केबिन सुपरवाइजर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और अमूमन पुलिस ही इस मामले में पूछताछ करती है। विमान में तैनात क्रू सदस्यों और सहयोगियों से भी जानकारी ली जाएगी। विमान में खराब व्यवहार करने वाले यात्री प्रतिबंधित हो जाएंगे। DGCA के नियमों के अनुसार अनियंत्रित यात्री के व्यवहार को 3 स्तरों में वर्गीकृत करने का प्रावधान है और ऐसे लोगों को अलग अलग अवधि के लिए उड़ान प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक इशारों, मौखिक उत्पीड़न और अनियंत्रित दुर्व्यवहार जैसे अभद्र व्यवहार को स्तर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि धक्का देने, लात मारने या यौन उत्पीड़न जैसे शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार को स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। और विमान ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान, शारीरिक हिंसा जैसी अत्यंत गंभीर और जानलेवा हमले जैसी घटनाओं को स्तर 3 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। अनियंत्रित व्यवहार के स्तर के आधार पर संबंधित एयरलाइन की ओर से गठित एक आंतरिक समिति यह तय कर सकती है कि किस अवधि के लिए एक अनियंत्रित यात्री को उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री VK सिंह ने 3 अप्रैल को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि 2022 में विभिन्न एयरलाइंस की ओर से 63 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया था, यानी उनकी यात्रा जो थी वो बाधित की गई थी। तो ये बात थी DGCA के नए नियम की कि आपके पास क्या अधिकार हैं और आपको किस हद तक रहना है। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उन नियमों के साथ ही आप हवाई यात्रा में रहेंगे, अन्यथा आपकी हवाई यात्रा और आपको भविष्य के लिए यात्राओं पर रोक भी DGCA की तरफ से लग सकती है। अब एक ऐसी खबर जो चुनाव आयोग की तरफ से है। चुनाव आयोग की तरफ से कई राजनीतिक दलों की हैसियत घटाने और बढ़ाने की बात सामने आई है। यह हैसियत किसी दल को आयोग कैसे देता है और कैसे छीनता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आयोग अगर किसी दल को यह हैसियत नहीं देता तो वो अदालत भी जाते हैं और कई दल अदालत पहले भी गए हैं। खैर, चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, NCP और CPI से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल से राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। तेलंगाना में शासन कर रही KCR की पार्टी BRS को RUPP यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा दिया गया है। बंगाल की रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से भी राज्य पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है।
तो कहीं खुशी और कहीं गम है। किसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल रहा है और किसी की राज्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी की जो लड़ाई थी वो भी उससे छिनती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि किसी पार्टी को राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती है। सबसे पहले राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए चुनाव में कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए, पार्टी के 2 प्रत्याशी जीते हों या पिछले चुनाव में उसे कुल वैध मतों में से 6% वोट मिले हों और कम से कम एक उम्मीदवार उनका जीता हो, या फिर विधानसभा में कम से कम 3 सीटें जीती हो। अगर राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता की शर्तों की बात करें तो पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल करना पड़ेगा। अगर उसे है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। अगर कोई पार्टी 3 राज्य में लोकसभा की 3% सीटें जीत जाती है तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। अगर पार्टी 4 लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो ये उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करवा सकती है और आम आदमी पार्टी को इसी आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने दिया है। अब देश में आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी, कांग्रेस, माकपा, बसपा, नेशनल पीपुल्स पार्टी को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो आपने देखा कि किस तरह चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी दल को दिया और क्षेत्रीय पार्टी से भी किसी दल का दर्जा छीना, क्योंकि आयोग की नजर में सारी पार्टियां जो हैं वो बराबर की पार्टियां हैं और आयोग ये देखता है कि जो नियम हैं क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के, जिसका जिक्र मैंने आपसे विश्लेषण के रूप में भी किया, वो उसे पूरा कर रहे हैं। यानी जो प्रतिशत है मतदान का, क्या वो पार्टियां जीत रही हैं या उनके नुमाइंदे वहां से सांसद या विधायक बन रहे हैं। तो जो क्राइटेरिया है उसी के तहत ये चीज दी जाती है। इसमें कई राजनीतिक दल ने आयोग के ऊपर पहले सवाल खड़े किए थे। आम आदमी पार्टी अदालत भी गई थी कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आयोग की तरफ से इसमें बड़ी पारदर्शिता बरती जाती है और आयोग ये बताने की कोशिश बहुत हद तक करता है कि उनके पास जो नियम है, जो क्राइटेरिया है, उसके आधार पर ही वो आपको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे सकता है या उसे छीन सकता है। तो कुल मिलाकर आयोग के ऊपर यह निर्भर है कि वो कैसे इसे देखता है और पार्टियों के ऊपर यह निर्भर है कि वो जो नियम हैं उन नियमों के तहत अपने आप को कैसे समावेशित करते हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि कई राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं उनका वो स्तर भी छीना गया और कई ऐसी पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थीं उनका स्तर भी छीना गया, क्योंकि कई राष्ट्रीय पार्टियां, ये हमेशा ऐसा होता आया है कि एक चुनाव में कई क्षेत्रीय दल अपने उम्मीदवार विभिन्न राज्यों में खड़े करते हैं और उन राज्यों में जो मिले वोट परसेंट होते हैं उसके आधार पर उन्हें ये प्राथमिकता के आधार पर ये राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी बनाया जाता है। लेकिन दूसरे चुनाव में अगर उनका ये जो वोट परसेंटेज है कायम नहीं रहता है तो ये उनके चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो उसे राष्ट्रीय या राज्य की जो पार्टी का अधिकार पहले दिया था वो छीन ले। यानी उनको क्षेत्रीय पार्टी बनाना है या राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आयोग ये देखता है कि पिछले चुनाव में अगर आपका प्रतिशत मतदान का प्रतिशत आपके पक्ष में 3 से ज्यादा प्रतिशत गया हो और इस चुनाव में वो प्रतिशत आप पाने में असमर्थ रहे हों तो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय इकाई का दर्जा आपको मिला है उस पर गौर किया जाता है। और यही वजह है कि आप देखें एनसीपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी, टीएमसी जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो कल तक बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो न्यूज इनसाइट में आज हमारा विश्लेषण इतना ही और हमने कोशिश की आपको न्यूज इनसाइट की वो विश्लेषण बताने की जिसके तहत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हम समाहित करने की कोशिश हमेशा करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा और आप हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे।